Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. October is Down Syndrome Awareness Month. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डाउन सिंड्रोम. इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी आपके साथ जस्ट फॉर अवेयरनेस. ऑल्सो थ्रू दिस वीडियो आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई सपोर्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड फैमिलीज हु हैव अ चाइल्ड विद दिस कंडीशन. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, उसके कुछ कॉजेज, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, बट मेजरली हम बात करेंगे अबाउट इट्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. बट वीडियो को शुरू करने से पहले इफ़ यू आर न्यू हियर और यू हैव नॉट yet subscribed to my channel, then please click on the big red box to subscribe and join in. Also ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. Firstly, let's understand what is Down syndrome. So Down syndrome एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको कि ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है. हर एक बेबी, हर एक ह्यूमन पैदा होता है विद 46 क्रोमोसोम्स. ना क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम बेसिकली हमारे डीएनए का एक पार्ट होता है जिसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. सो क्रोमोसोम में दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि मिलकर एक पेयर बनाते हैं. एक स्ट्रैंड मदर से आता है और एक स्ट्रैंड फादर से आता है, जिनमें कि मदर एंड फादर दोनों की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है. मिलकर वो एक पेयर बनाते हैं एंड हेंस एक क्रोमोसोम बनाते हैं. सो हर इंसान में 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. हाउएवर समटाइम्स एक एक्स्ट्रा स्ट्रैंड आ जाता है बेबी के डीएनए में एंड वो ऐड हो जाता है टू क्रोमोसोम नंबर 21 एंड हेंस द अदर नेम ट्राइसोमी 21. इसकी वजह से फिजिकल एंड डेवलपमेंटल डिलेज एंड डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं बेबी में, जिसको कि हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं. एज आई मैंशनड अर्लियर, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. सो बेसिकली इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं. हम उनको हमारे बस में नहीं होता है उनको मैनेज करना. हाउएवर कुछ कॉजेज़ जो नोन हैं डाउन सिंड्रोम के लिए, उनमें से सबसे मेजर कॉज माना जाता है एज ऑफ द मदर. मदर्स कैरिंग अ बेबी अबव द एज ऑफ 35 आर मोर लाइकली टू हैव अ बेबी अफेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम एज कम्पेयर टू मदर्स दैट आर यंगर इन एज. It can also be inherited, though it is caused by mistake in cell division during the fetus is formed. However, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में होता है somebody affected with Down syndrome, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं of passing on this gene to the baby. इसके अलावा थर्ड रीज़न हो सकता है कैरिंग द जेनेटिक ट्रांसलोकेशन. सो पेरेंट्स जिनमें खुद ही जेनेटिक ट्रांसलोकेशन का जीन होता है या फिर जो खुद डाउन सिंड्रोम से इफेक्टेड होते हैं, उनमें काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि वो ये सेम जीन फर्दर पास ऑन करें अपने बेबीज़ को. All that being said, it is not mandatory that if you fall in any of these categories, you will definitely have a baby affected with Down syndrome. During pregnancy, an expecting mother does not feel any difference while carrying a baby with this condition. It is only at the time of birth that you will notice a difference in the baby. At birth कुछ ऐसे distinct physical characteristics होते हैं जिनकी वजह से आपको पता लग सकता है that the baby is affected with Down syndrome. जिनमें से कुछ symptoms होते हैं like flat facial features. डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड बच्चों की हाइट छोटी होती है, उनका जो फेस होता है, हेड होता है, उनके ईयर्स होते हैं, सब छोटे होते हैं. उनकी आईज़ थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, आलमंड शेप की होती है. जो उनके हैंड्स और फिंगर्स होते हैं वो भी काफ़ी शॉर्ट होते हैं. एंड जब वो विद एज बड़े होते हैं उसके बाद दे विल हैव अ सिंगल क्रीज इन देयर हैंड. ऑल्सो जो डाउन सिंड्रोम के लोग होते हैं उनकी आईज़ में वाइट स्पॉट हो सकता है. उनकी विजन भी काफ़ी पुअर होती है विद एज. ओवरऑल उनकी हाइट शॉर्ट ही रहती है जब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं. एंड हो सकता है डाउन सिंड्रोम के जो इफ़ेक्टेड बच्चे होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ वो नॉर्मल बेबीज़ की ही तरह हों, एवरेज बेबी के साइज़ के हों. हाउएवर वो रिलेटिवली स्लोली ग्रो करते हैं इन एज एज़ कम्पेयर टू अदर बेबीज़. पीपल विद डाउन सिंड्रोम हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो कि बढ़ती एज के साथ साथ और ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगती है. दीज कॉम्प्लिकेशंस कैन इंक्लूड कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, हेयरिंग लॉस, पुअर विजन, कैटरेक्ट्स, ल्यूकीमिया, इम्यून डिसऑर्डर्स, एंड दे हैव higher chances of developing dementia and Alzheimer's in their later age. Also, people with this condition are more prone to infections. इनको respiratory infections, urinary tract infections, skin infections जैसी problems भी काफ़ी often face करनी पड़ती हैं.
चलिए अब बात करते हैं अबाउट इट्स डायग्नोसिस। क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही डिटेक्ट किया जा सकता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 2 तरह के बेसिक टेस्ट किए जाते हैं टू डिटर्मिन इफ़ योर बेबी इज़ अफेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम और नॉट। सो द फर्स्ट वन इज़ नोन एज स्क्रीनिंग टेस्ट एंड द सेकेंड वन इज़ नोन एज द डायग्नोस्टिक टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट से ये पता चलता है व्हाट आर योर चांसेस ऑफ हैविंग अ डाउन सिंड्रोम बेबी, एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट से ये कंफर्म होता है वेदर योर बेबी हैज़ डाउन सिंड्रोम और नॉट। Let's now talk about the different screening tests that are being done during pregnancy. So सबसे पहला screening test जो किया जाता है that is known as double marker और dual marker, जो कि एक blood test होता है and वो first trimester of your pregnancy में किया जाता है। उसके साथ साथ एक NT और nuchal transfluency test भी किया जाता है, जो कि बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है एंड उसमें बेबी के नेक के पीछे का जो फ्लूइड होता है, उस एरिया में जो फ्लूइड होता है उसको मेजर किया जाता है। ये टेस्ट भी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी किया जाता है। इनके बाद आता है ट्रिपल स्क्रीनिंग एंड क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग, जो कि अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड टेस्ट होते हैं एंड आर डन इन दी सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो 2 टेस्ट किए जाते हैं, डबल मार्कर एंड एंटी टेस्ट, उन दोनों के रिजल्ट्स को इसके रिजल्ट के साथ इंटीग्रेट करके ये निकाला एस्टिमेट किया जाता है व्हाट आर योर चांसेस ऑफ हैविंग अ बेबी विद डाउन सिंड्रोम। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद हम बात करते हैं अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ओनली इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट, मतलब कि जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, उससे अगर डॉक्टर को ये लगता है दैट यू हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ हैविंग अ बेबी विद डाउन सिंड्रोम, ओनली उसी केस में डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिनमें से कि सबसे पहला होता है CVS और कोरियोनिक विलियस सैम्पलिंग, जिसमें कि प्लेसेंटा में से सेल्स लिए जाते हैं टू एग्जामिन एंड एनालाइज इट्स क्रोमोसोम्स। ये टेस्ट किया जाता है अराउंड 9th to 14th वीक ऑफ ए प्रेगनेंसी। इसके बाद आता है एमनियोसेंटेसिस, जो परफॉर्म किया जाता है आफ्टर 15th वीक ऑफ ए प्रेगनेंसी। इस टेस्ट में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, मतलब कि जो पानी होता है बेबी के आसपास, उस पानी को एक नीडल के थ्रू निकाला जाता है मदर के वूम में से एंड फिर उसको फर्दर एनालाइज किया जाता है। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को चेक किया जाता है टू डिटर्मिन इफ़ द बेबी इज़ अफेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम और नॉट। एंड लास्टली किया जाता है पब्स और पर्क्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग, जिसमें कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें से ब्लड सैंपल लिया जाता है to determine any chromosomal defects, and this test is done after 18th week of your pregnancy. स्क्रीनिंग टेस्ट से एब्सोल्यूट डायग्नोसिस नहीं मिलता है, हाउएवर दीज टेस्ट आर मच सेफर फॉर द मदर एंड द बेबी। डायग्नोस्टिक टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है वेदर योर बेबी इज़ अफेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम और नॉट। हाउएवर डायग्नोस्टिक टेस्ट थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं फॉर बोथ द मदर एंड द बेबी बिकॉज दे पोज मोर रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस। एडिशनली बर्थ के टाइम पे कंफर्म डाउन सिंड्रोम डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर विल परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड विल ऑल्सो ask for a blood test that is also known as karyotype. Every child born with Down syndrome is unique and has his or her own set of capabilities. Similarly, इनकी ट्रीटमेंट की नीड्स भी यूनिक होती हैं, डिफरेंट होती हैं. There is no cure for Down syndrome. However, जितनी जल्दी इन बच्चों को मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए उतनी जल्दी ये एक बेटर लाइफ जी सकते हैं. इन बच्चों को स्पेशल मेडिकल केयर एंड लॉट्स ऑफ सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़. इन बच्चों में फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं बट दे कैन लिव अ हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ विद स्पीच, ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरेपीज़. इन बच्चों को सपोर्ट किया जा सकता है. स्कूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन देयर ग्रोथ, जहाँ पे जाकर बच्चे सोशलाइज होना सीखते हैं along with different important life skills. With all the advancements in medical science, the life expectancy of people affected with this condition has also increased to up till 50 to 60 years of age if proper medical care and support is provided to them. पेरेंट्स को डॉक्टर्स के साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दे नीड टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट.
दो इट कैन बी रियली चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट फॉर द पेरेंट्स एट टाइम्स। तो इसके लिए आप डिफरेंट सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे और भी डाउन सिंड्रोम अफेक्टेड फैमिलीज़ मिलती हैं, बात करती हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। बाकी पेरेंट्स से बात करके आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, बोथ इमोशनली एंड मेडिकली। Alright friends, so this was all about it. I hope with this video I'm able to spread more awareness and more information about it, so as कि हम लोग और ज़्यादा concerned and empathetic हों towards these people. With this we have come to the end. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then do give it a big thumbs up and don't forget to share it with your friends and family. Thanks for watching. Stay connected, stay safe. Bye for now.